हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम क्लास 10th का ये 10th चैप्टर कर रहे हैं। तो इसमें लाइट का परावर्तन और अपवर्तन, यहाँ पे हम 10.2.2 आर्टिकल करेंगे। तो इसमें किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों के बनने का अध्ययन हम किरण आरेख खींचकर भी कर सकते हैं। गोलीय दर्पणों के समान सामने रखे एक सीमित साइज के विस्तारित बिंब पर विचार कीजिए। इस बिंब का प्रत्येक छोटा भाग एक बिंदु बिंब की भांति कार्य करता है। इन बिंदुओं में प्रत्येक से अनंत अनंत किरणें उत्पन्न होती हैं। बिंब के प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करने के लिए किरण आरेख बनाते समय किसी बिंदु से निकलने वाली किरणों की विशाल संख्या में से सुविधानुसार कुछ को चुना जाता है। यद्यपि किरण आरेख की स्पष्टता के लिए दो किरणों पर विचार करना अधिक सुविधाजनक है। ये किरणें ऐसी हों कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात उनकी दिशा को जानना आसान हो। We can also study the formation of image by the spherical mirror by using ray diagram. Consider an extended object of finite size placed in the front of spherical mirror. Each small portion of the extended object acts like a point source. An infinite number of rays originate from each of these points. To construct the ray diagram, in order to locate the image of an object, an arbitrary large number of rays emanating from a point could be considered. However, it is more convenient to consider only two rays. For the sake of clarity of ray diagram, these rays are chosen that it is easy to know their direction after the reflection from the mirror. देखिए, अभी तक हम गोलीय दर्पणों के प्रतिबिंबों को कैसे बनाना है उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो अब हम इसका ये किरण आरेख खींच के भी इसके बारे में हम बता सकते हैं कैसा प्रतिबिंब बनेगा। गोलीय दर्पणों के सामने हमें एक ऑब्जेक्ट रखना है, ठीक है। सामने एक सीमित साइज के विस्तृत बिंब पर विचार करना है हमें। इस बिंब का प्रत्येक छोटा भाग एक बिंब की भांति कार्य करेगा। इन बिंदुओं में से प्रत्येक के अनंत किरणें उत्पन्न होती हैं। बिंब के प्रतिबिंबों के स्थान निर्धारण करने के लिए किरण आरेख बनाते समय ये किसी बिंदु से निकलने वाली किरणों की विशाल संख्या में से सुविधा अनुसार कुछ को चुना जा सकता है। तथापि किरण आरेख की स्पष्टता के लिए दो किरणों पर विचार करना अधिक सुविधाजनक है। ये किरणें ऐसी हो सकती हैं कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात उनकी दिशाओं को जानना आसान हो। कम से कम दो परावर्तित किरणों को प्रतिच्छेदन से किसी बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। कम से कम किन्हीं दो परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेदन से किसी बिंब प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए निम्न में से
किन्हीं दो किरणों पर विचार किया जा सकता है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी अथवा उत्तल के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होगी। यह चित्र 10.3 और ए और 10.3 बी में दिखाया गया है। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो सा हमें चित्र आरेख बनाया है इसमें हम सिर्फ दो किरणों के बारे में बात करेंगे। पहली किरण होगी जो सी हमारे ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जा रही है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जा रही है और परावर्तन के बाद ये हमेशा फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। और जैसे अगर अवतल में से तो ये फोकस से होकर जाएगी और उत्तल में ये फोकस से होती हुई प्रतीत होगी, लेकिन फोकस से होके नहीं जाएगी, फोकस से ऐसा लगेगा फोकस से होके जा रही है, ऐसा प्रतीत होगा। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर से निर्देशित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेंगी। इसे 10.4 ए तथा 10.4 बी में दर्शाया गया है। अगर कोई रेखा हमारी फोकस से होके जा रही है, प्रिंसिपल फोकस से होके जाए, तो वो परावर्तन के पश्चात इस रेखा के यह जो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर हो जाएगी। ऐसे ही कोई अगर प्रिंसिपल फोकस से होती ही प्रतीत हो रही है कि यहाँ से होके जाएगी, तो फिर ये प्रिंसिपल फोकस के समांतर हो जाएगी। अभी अवतल दर्पण को वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। इसे 10.5 ए 10.5 बी में दर्शाया गया है। प्रकाश की किरणें उसी पथ से इसलिए वापस आती हैं क्योंकि आपतित किरण दर्पण के परावर्तित पृष्ठ पर अभिलंब के अनुदिश पड़ती है। देखिए जॉन्सी, अगर कोई रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, परावर्तन के पश्चात भी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी। ये ऐसे जा रही है क्योंकि कोई भी रे है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो 90 डिग्री पे जाती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे आ रही है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद 90 डिग्री पे वापस चली जाती है, इसलिए ऐसा होता है। अच्छा, यह क्यों हो रहा है? The light ray come back along the same path because the incident ray fall on the mirror along the normal to reflecting surface. अवतल दर्पण चित्र 10.6 ए अथवा उत्तल दर्पण चित्र 10.6 बी के बिंदु P दर्पण का ध्रुव की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। इसमें ये कह रहे हैं कि अगर a ray of incident obliquely to the principal axis toward point P, यानी pole of the mirror, on the concave mirror or a convex mirror is reflected obliquely, the incident and the reflected ray follow the law of reflection at the point of incidence. Point P make equal angle with principal axis.
जोन्सी रे अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण पॉइंट पी यानी दर्पण के ध्रुव की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक रेखा, तिर्यक होता है ओब्लिक दिशाएं, तिर्यक दिशा में आपतित किरण, तिर्यक दिशा में परावर्तित किरण होती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु P पर फोकस अक्ष के समान कोण बनाती हुए परावर्तन के नियमों का पालन करती है। याद रखिए कि उपरोक्त सभी स्थितियों में परावर्तन के नियम का पालन होता है। आपतन बिंदु पर आपतित किरण इस प्रकार परावर्तित होती है कि परावर्तन कोण का मान सदैव आपतन कोण के मान के बराबर होता है। अगर कोई हमारी रेखा अगर प्रिंसिपल ये पोल पे पड़ रही है तो फिर जितने डिग्री का इंसिडेंट एंगल होगा उतने ही डिग्री का रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, ठीक है। अब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना 10.7 ए से एफ में प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए ये अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन किरण आरेख द्वारा दर्शाया गया है। 10.4 सारणी 10.1 में दर्शाई गई बिंबों की प्रत्येक स्थिति के लिए स्वच्छ किरण आरेख खींचिए। प्रतिबिंबों के स्थान निर्धारण के लिए आप पूर्व अनुच्छेद में वर्णित कोई दो किरणें ले सकते हैं। अपने चित्रों की तुलना चित्र 10.7 में दिए गए चित्रों से कीजिए। प्रत्येक दिशा में बनने वाले प्रतिबिंबों की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षित साइज का वर्णन कीजिए। अपने परिणामों को सुविधाजनक प्रारूप में सारणीबद्ध कीजिए। जिनसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम कोई भी दो किरणें लेंगे। एक तो हमने ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस वाली ली है और दूसरी ये ली है। दोनों की दूसरी रेखा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और ये भी देख रहे हैं। तो जब हमें पता है अगर कोई रेखा का प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो टकराने परिवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जा रही है। यहाँ पे जब दो रेज आपस में मिलती हैं तो फिर वो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे ये प्रतिबिंब बन रहा है। ऐसे ही ये रे सी से होकर जा रही है तो फिर सी से वापस जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल तो फोकस से होकर जाएगी। तो यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बन रहा है। ऐसे ही इसमें अगर कोई रे हमारी ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर फोकस से हो, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से होकर जाएगी। अगर फोकस से होके जा रही है तो फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ऐसे ही कोई रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से होकर जाएगी। अगर कोई सी से जा रही है तो फिर वो यहाँ पे। ऐसे ही ये हमें चित्र दिए गए हैं, आपको ये चित्र बना के देखने तभी आपका अभ्यास बढ़ेगा। अब अवतल दर्पण के हम उपयोग देख लेते हैं। क्या उपयोग है अवतल दर्पण के? अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के अग्रद्वीपों यानी कि हेडलाइट में प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन्हें प्राय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पण, सेविंग मिरर के रूप में उपयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं।
सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करके बड़े अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के बारे में अध्ययन किया है। अब हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन करेंगे। कोई उत्तल दर्पण लीजिए, इसे एक हाथ में पकड़िए, दूसरे हाथ में एक सीधी खड़ी पेंसिल पकड़िए। दर्पण में पेंसिल के प्रतिबिंब देखिए। प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा है? क्या यह छोटा है अथवा विवर्धित यानी कि बड़ा है? पेंसिल को धीरे धीरे दर्पण से दूर ले जाइए। क्या प्रतिबिंब छोटा होता जाता है या बड़ा होता जाता है? क्रियाकलाप को सावधानीपूर्वक दोहराइए। बताइए कि जब बिंब को दर्पण से दूर ले जाते हैं तो प्रतिबिंब फोकस के निकट आता है अथवा उससे दूर चला जाता है। उत्तल दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब का अध्ययन करने के लिए हम बिंब की दो स्थितियों पर विचार करते हैं। पहली स्थिति में बिंब अनंत दूरी पर है, दूसरी स्थिति में बिंब दर्पण से एक निश्चित दूरी पर है। बिंब की इन दोनों स्थितियों के लिए उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों के किरण आरेख को क्रमशः चित्र 10.8a 10.8b में दिखाया गया है। परिणामों का संक्षिप्त विवरण सारणी 10.2 में दिया गया है। जैसे कि ये हमारे पास अनंत पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वहाँ से जो रे आ रही है वो पैरेलल है, टकराने के बाद वो कहाँ प्रिंसिपल वो फोकस से जाती हुई प्रतीत होंगी। ऐसे ही ये पास में रखा हुआ है तो फिर ये वाली रेखा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। और ये वाली अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो फोकस से प्रतीत हो रही है। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति तथा अपेक्षित साइज। बिंब की स्थिति अनंत पर, तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब का साइज अत्यधिक छोटा बिंदु साइज। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधी। अनंत बिंब की स्थिति अनंत, यह अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच, P तथा F के बीच दर्पण के पीछे छोटा आभासी तथा सीधा। अभी तक आपने समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन किया। इनमें से कौन सा दर्पण किसी बड़े प्रतिबिंब का पूरा प्रतिबिंब बनाएगा? आइए एक क्रियाकलाप द्वारा इसका अन्वेषण करें। समतल दर्पण में किसी दूरस्थ बिंब जैसे कोई दूर पेड़ का प्रतिबिंब देखिए। क्या आप पूर्ण लंबाई फुल लेंथ का प्रतिबिंब देख पाते हैं? विभिन्न साइज के समतल दर्पण लेकर प्रयोग दोहराइए। क्या आप दर्पण में प्रतिबिंब का संपूर्ण प्रतिबिंब देख पाते हैं? इस क्रियाकलाप को अवतल दर्पण लेकर दोहराइए। क्या यह दर्पण बिंब की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब बना पाता है? अब यह उत्तल दर्पण लेकर इस प्रयोग को दोहराइए। क्या आपको सफलता मिली? अपने परीक्षणों की कारण सहित व्याख्या कीजिए। आप एक छोटे अवतल दर्पण में किसी ऊंचे भवन, पेड़ या पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देख सकते हैं। आप छोटे उत्तल दर्पण में किसी ऊंचे भवन, पेड़ या
पूर्ण लोहे के प्रतिबिंब देख सकते हैं। आगरा किले की दीवार में ऐसा ही एक दर्पण ताजमहल की ओर लगा हुआ है। यदि आप आगरा किला देखने जाएंगे तो दीवार में लगे इस दर्पण में ताजमहल का पूरा प्रतिबिंब देखने का प्रयास करें। मकबरे को स्पष्ट देखने के लिए आपको दीवार से सटी हुई छत पर ऊंची स्थान पर खड़ा होना होगा। उत्तल दर्पणों का प्रयोग। उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य यानी विंग दर्पणों के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहनों के पश्च यानी कि साइड में लगे होते हैं तथा ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकता है, जिसमें से सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। उत्तल दर्पणों को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, यद्यपि वह छोटा होता है। इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा देखिए। एक गोलीय दर्पण का वक्र की त्रिज्या यानी कि r अगर 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस क्या होगी, हमें पता है r इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f होती है। अगर r 20 है तो उसे 2 से भाग करेंगे, f आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो उस दर्पण का नाम बताइए जो प्रतिबिंब का सीधा अथवा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, वो होगा हमारा अवतल दर्पण। हम वाहनों के उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य वर्णन के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? क्योंकि इसलिए देते हैं क्योंकि उससे हमें ज़्यादा एक तो सीधा इमेज मिलता है और दूसरा हमें छोटा इमेज मिलने के कारण ज़्यादा एरिया को हम देख सकते हैं, इसलिए हम प्राथमिकता देते हैं। अच्छा, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस की परिभाषा क्या है? जोन सा अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है और ये परावर्तक साइड के आगे होता है।